नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द लॉ एडवाइस पर। मैं हूं आपके साथ चेतन। चलिए डालते हैं कानून से जुड़ी कुछ खबरों पर एक नजर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जामिया नगर में कुछ निर्माणों के खिलाफ जारी विध्वंस नोटिसों को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सहमति जताई है। ये मामला उस समय सामने आया जब याचिकाकर्ता के वकील ने मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई के समक्ष इस मुद्दे को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने जामिया नगर के मुरादी रोड क्षेत्र में स्थित खसरा नंबर 279 पर अवैध निर्माणों के खिलाफ विध्वंस नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस 26 मई को निवासियों के घरों के बाहर चिपकाए गए, जिसमें उन्हें 15 दिनों के भीतर अपना घर खाली करने का आदेश दिया गया। निवासियों का दावा है कि उन्हें कोई पूर्व सूचना या सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्देशों का उल्लंघन है। मुख्य न्यायाधीश गवई ने प्रारंभ में याचिकाकर्ताओं को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करने की सलाह दी थी। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि विध्वंस नोटिस सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेशों के बावजूद जारी किए गए हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी विध्वंस से पहले संबंधित पक्षों को 15 दिनों की पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। वकील ने यह भी बताया कि यह मामला मूल रूप से एक निजी विवाद था, जो अवमानना मामले में बदल गया और खसरा नंबर 279 पर अवैध निर्माणों को हटाने का आदेश दिया गया। हालांकि उनका दावा है कि उनके वकील उस क्षेत्र में नहीं रहते, फिर भी उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश ने दस्तावेजों की समीक्षा के बाद कहा कि प्रस्तावित विध्वंस सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार है और अदालत अपने ही आदेशों की समीक्षा नहीं कर सकती। हालांकि वकील ने और जोर देकर कहा कि अदालत द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अंततः मुख्य न्यायाधीश ने मामले को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की है। मुरादी रोड और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों में गहरी चिंता और भय है। कई परिवार दशकों से इन घरों में रह रहे हैं और उनका कहना है कि उनके पास कहीं और जाने का विकल्प नहीं है। एक निवासी ने कहा, अगर हमारा घर तोड़ दिया गया तो हम अपने बच्चों को यहाँ कहाँ लेकर जाएंगे। निवासियों का यह भी कहना है कि विध्वंस की प्रक्रिया ईद उल अधा के कुछ ही दिनों पहले शुरू हुई है, जिससे उनकी दिक्कत और बढ़ गई है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक 25 वर्षीय युवक के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले को खारिज कर दिया। युवक पर आरोप था कि उसने एक विवाहित महिला से विवाह का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाए। अदालत ने पाया कि महिला पहले से विवाहित थी और दोनों के बीच संबंध सहमति से बने थे, इसलिए ये मामला बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। न्यायमूर्ति बीवी नगरत्ना और न्यायमूर्ति एसी शर्मा की पीठ ने कहा कि यदि कोई महिला पहले से विवाहित है तो विवाद का वादा कानूनी रूप से अमान्य है और लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए इस आधार पर बलात्कार का आरोप नहीं लगाया जा सकता। आरोपित युवक ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें एफआईआर रद्द करने से इनकार किया गया था। एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धाराएं 376, 376(1), 377, 504 और 506 शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहमति से बने संबंधों को जबरन बलात्कार का रूप देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विवाह का वादा टूटना तब तक बलात्कार नहीं माना जा सकता जब तक ये साबित न हो कि आरोपी ने शुरू से ही धोखे की नीयत से ऐसा किया था। अगली खबर की तरफ चलते हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहा है वह अग्रिम जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि अंतिम सुनवाई से पहले आवेदक का भारत में शारीरिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक है, ताकि अदालत जमानत की शर्तों को प्रभावी रूप से लागू कर सके। यह निर्णय न्यायमूर्ति नमित कुमार ने एक कनाडा निवासी व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिया। याचिकाकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406, 420, 498A और 506 के तहत आरोप है, जिसमें पत्नी के साथ धोखाधड़ी और उत्पीड़न शामिल है। न्यायालय ने कहा कि विदेश में आराम से बैठे व्यक्ति को भारत की न्यायिक प्रणाली को इतनी सहजता से नहीं लेना चाहिए। अदालत ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता ने निचली अदालत द्वारा जांच में शामिल होने के निर्देश का पालन नहीं किया और अब बिना किसी उचित कारण के उच्च न्यायालय का रुख किया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति और आदेशों की अवहेलना ये संकेत देती है कि वह केवल सुविधा के लिए एक व्यापक आदेश प्राप्त करना चाहता है। न्यायमूर्ति कुमार ने कहा, पूर्व गिरफ्तारी जमानत की सुरक्षा का अधिकार इतनी सहजता से प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसे एक यात्रा पास की तरह नहीं माना जा सकता। इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि एनआरआई अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अदालत की प्रक्रिया का सामना करना होगा और अंतिम सुनवाई से पहले भारत में उपस्थित होना आवश्यक है।
अगली खबर की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन से जुड़े निजी विवाद में हस्तक्षेप करने पर कड़ी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति बीवी नगरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा है कि यदि सरकारें निजी विवादों में हस्तक्षेप करने लगेगी तो कानून का शासन टूट जाएगा। ये टिप्पणी उस याचिका की सुनवाई के दौरान आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 15 मई के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। इस आदेश में यूपी सरकार को मंदिर के धन का उपयोग करते हुए कॉरिडोर परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्ता देवेंद्र नाथ गोस्वामी ने तर्क दिया कि उन्हें इस निर्णय में पक्ष नहीं बनाया गया, जबकि मंदिर के भक्तों द्वारा दिए गए दान का उपयोग किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का इस निजी विवाद में हस्तक्षेप करना अनुचित है और इससे न्यायिक प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अदालत ने यूपी सरकार से पूछा कि वह किस अधिकार से इस विवाद में पक्षकार बनी है। यह मामला मंदिर की परंपराओं, भक्तों के अधिकारों और राज्य सरकार की भूमिका के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता को उजागर करता है। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यूएपीए के तहत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा गवाहों के बयानों को पूरी तरह से छिपाने का सामान्य आदेश यानी कि ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। ऐसा प्रतिबंध तभी उचित होगा जब प्रत्येक गवाह के लिए व्यक्तिगत खतरे का मूल्यांकन किया जाएगा। न्यायमूर्ति अभय अशोक और न्यायमूर्ति उज्जवल बान की पीठ ने कहा कि गवाहों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन ये अभियुक्त के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार, विशेष रूप से गवाहों से जिराय करने के अधिकार को कमजोर नहीं कर सकती। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी गवाह के लिए वास्तविक खतरा है तो न्यायालय को उसके लिए विशेष सुरक्षा उपायों पर विचार करना चाहिए, न कि सभी गवाहों के बयानों को एक साथ छिपाने का आदेश देना चाहिए। यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगली खबर है, गुजरात सरकार ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास रहने वाले निवासियों को बेदखल करने के अपने फैसले को 2036 ओलंपिक की तैयारी के तहत जरूरी बताया है। सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई 1986 में स्वीकृत टाउन प्लानिंग योजना के तहत की जा रही है, जिसमें 24 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण प्रस्तावित है। निवासियों ने इस कदम का विरोध करते हुए कहा कि वह दशकों से वहां रह रहे हैं और उन्हें बिना उचित सुनवाई के नोटिस दिया गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि योजना को लागू करने में लगभग 40 साल की देरी ये दर्शाती है कि सड़क की तत्काल आवश्यकता नहीं थी। गुजरात हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अगली खबर की तरफ चलते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2015 में महिला न्यायिक अधिकारी की गरिमा भंग करने के मामले में वकील की सजा को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि न्यायिक अधिकारी की गरिमा भंग करना न्यायिक मर्यादा और संस्थागत अखंडता पर हमला है। अदालत ने वकील की सजा को कॉन्करेंट रूप से चलाने का आदेश दिया, जिससे कुल सजा 18 महीने की हो गई, जिसमें वह पहले 5 महीने और 17 दिन की सजा काट चुका है। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख कानूनी खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको इस वीडियो से कोई भी जानकारी मिली है जो आपकी उपयोग की है, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम कानूनी खबरों के साथ।